फेज इक्विलिब्रिया क्या होती है, इसमें इन्वॉल्व मेन टर्म्स कौन कौन सी होती हैं और इसके लिए थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, फेज इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन, क्राइटेरिया एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ फेज इक्विलिब्रिया, फिर हम क्या पढ़ेंगे, क्राइटेरिया फॉर फेज इक्विलिब्रियम, और लास्ट में आपने क्या पढ़ना है, बेसिक टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व। ओके, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ फेज इक्विलिब्रिया, कि भाई फेज इक्विलिब्रिया होती क्या है। तो मैं आपको बताऊं भाई, हम कहेंगे कि फेज इक्विलिब्रिया इज द लिंक बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल स्टेट्स ऑफ ए सिस्टम अंडर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या भाई, तो हम क्या बोलेंगे, क्या होता है फेज इक्विलिब्रिया। भाई फेज इक्विलिब्रिया क्या है कि ये वो लिंक है जो कि किसी सिस्टम के फिजिकल और जो केमिकल स्टेट्स होती हैं, किसी सिस्टम के अंदर क्या होती है, फिजिकल और केमिकल स्टेट्स, उनके बीच में, बोलो भाई, जो किसी सिस्टम की फिजिकल और केमिकल स्टेट के को स्टडी करता है अंडर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। आपको थर्मोडायनेमिक भाई इक्विलिब्रियम क्या होती है, जब टेम्परेचर क्या हो कांस्टेंट, प्रेशर क्या हो कांस्टेंट, और केमिकल पोटेंशियल भी क्या हो कांस्टेंट। हम क्या बोलते हैं, बोलो भाई, द लिंक बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल स्टेट्स ऑफ ए सब्सटेंस और सिस्टम अंडर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। कि भाई किसी सब्सटेंस या किसी सिस्टम के फिजिकल और केमिकल स्टेट्स के बीच में जो लिंक होता है अंडर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, उसे हम क्या बोलते हैं, फेज इक्विलिब्रिया। बात आपको पहले पड़ गई भाई, ठीक है ना, बात याद रखियो। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि क्या होनी चाहिए वहां पर, केमिकल इक्विलिब्रियम होनी चाहिए तो, और क्या होनी चाहिए वहां पर, मैकेनिकल, और क्या होनी चाहिए वहां पर भाई, बोलो भाई थर्मल। क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, क्राइटेरिया फॉर द फेज इक्विलिब्रिया। अब इसके लिए भाई क्राइटेरिया क्या होते हैं, तो हमने क्या बोला था कि भाई थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए ये 3 इक्विलिब्रिया होनी क्या है, फेज इक्विलिब्रिया के लिए ये 3 इक्विलिब्रिया होनी जरूरी है। बताओ कौन कौन सी। एक तो क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉर टेम्परेचर। अब बताओ पहले भाई थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होती है। हम कहें ना कि भाई क्या हो हमारे पास थर्मल, तो कंडीशन ऑफ टेम्परेचर क्या होती है। तो आप ये बताओ, आपने पढ़ा होगा ना कि DSUV, ये आपने थर्मल पढ़ा था। इक्विलिब्रियम के लिए देखो, स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है, DS एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी के लिए ग्रेटर देन 0, नॉन स्पॉन्टेनिटी के लिए लेस देन 0, लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, ये 0 होगा भाई, इजंट इट। अब मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, ये मानो कि सिस्टम के अंदर 2 फेज है, ठीक है, तो एक फेज ने DQ हीट लूज की है, दूसरे ने DQ हीट गेन की है। पहले बताओ DS का मतलब 0, इसका मतलब क्या बताओ भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 फेजेस हैं तो DS1 प्लस DS2 क्या होना चाहिए 0, ताकि ओवरऑल चेंज क्या रहे हमारे पास भाई 0, इजंट इट। तो आप मुझे बताओ, अगर मान ले हमारे पास भाई, अगर मान ले एक सिस्टम ने या एक फेज ने क्या की, बताओ भाई, सिस्टम के एक पार्ट ने या एक फेज ने क्या की है, उसने DQ हीट लूज की है, दूसरे ने DQ हीट गेन की है। तो जिसने DQ हीट लूज की है, बताओ उसका तो इंट्रोपी चेंज क्या जाएगा, बताओ भाई, बोलो भाई, उसका तो इंट्रोपी चेंज क्या जाएगा, बताओ उसका जाएगा। और मान लिया उन्होंने किन टेम्परेचर पे काम किया है, T1 और T2 पे, तुम क्या बोले, क्या हो जाएगा माइनस DQ/T1 और प्लस ये क्या हो जाएगा DQ/T2 इज इक्वल टू 0। तो बताओ क्या है मेरे पास ये, तो DQ/T1 इज इक्वल टू DQ/T2। बोलो भाई, अब आप बताओ भाई, अब है दोनों टाइप, इसका मतलब क्या हुआ, DQ तो DQ बराबर ही है, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब T1 और T2 क्या होंगे आपस में
बराबर। तो बताओ थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास? थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास क्या कंडीशन आ गई? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, इजंट इट? ठीक है, T1 शुड बी इक्वल टू T2। अब आप बताओ सिमिलरली अगर हम क्या पढ़े बताओ, और हम क्या पढ़े? कंडीशन फॉर प्रेशर। अब बताओ कंडीशन फॉर प्रेशर क्या होती है? इसके लिए आप याद करो भाई कि हमारे पास डी ए की आप ये बताओ भाई स्पॉन्टेनिटी, नॉन स्पॉन्टेनिटी या इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या थी? पहले बताओ डी ए की हमारे पास क्या कंडीशन थी स्पॉन्टेनिटी और इक्विलिब्रियम के लिए? क्या थी भाई? कि डी ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। कब? जो वी और टी क्या हो? कांस्टेंट। हमने पढ़ा था ना ये। अब मैं ये कहूँ भाई, ये तो आपको पता ही है, तो किसके लिए है? नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, पता होगा ना आपको। और अरे ये तो साइन किसके लिए? नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, यानी कि इरिवर्सिबल के लिए। और अगर मैं बोलूँ भाई क्या हमारे पास इक्विलिब्रियम है, तब बताओ क्या आ जाएगा मेरे पास? इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। अब ये होता क्या? वर्क होता होगा डी ए। और यहाँ पर कौन सा वर्क इन्वॉल्व है? यहाँ पर वर्क कौन सा इन्वॉल्व है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। कौन सा भाई? मान लिया यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन्वॉल्व है, तो हम क्या बोलेंगे कि मान लिया एक ने तो बताओ क्या किया है, तो सिस्टम के एक पार्ट ने वर्क किया दूसरे के ऊपर, तो आप बताओ भाई हम क्या बोलेंगे? माइनस P1 dV। माने वॉल्यूम कितना है? माने एक पार्ट की वॉल्यूम क्या होगी? dV कम होगी, दूसरे की वॉल्यूम क्या होगी? dV बढ़ गई, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तुम क्या बोलेंगे? माइनस P1 dV प्लस P2 dV इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि P1 dV शुड बी इक्वल टू P2 dV, मतलब P1 शुड बी इक्वल टू P2। यानी कि भाई इसके लिए बताओ हमारे पास क्या कंडीशन होती है? इसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि P1 शुड बी इक्वल टू, अरे P1 शुड बी इक्वल टू P2, इजंट इट? अब बताओ हमारे पास क्या आ गई? केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास क्या है? केमिकल। अब बताओ केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए आप रिकॉल करो, मैं कहूँगा यहाँ पर आप यहाँ पर डी ए की बजाय आप क्या यूज कर लो? यहाँ पर डी जी यूज कर लो, तो वी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, तो पी टी, इजंट इट? इसका मतलब क्या हुआ कि डी जी वन, अगर भाई ओवरऑल हमारे पास क्या होना? 0 होना। इसका मतलब क्या है? डी जी वन प्लस डी जी टू, ये एक सिस्टम के लिए है ना, एक फेज के लिए भाई। तुम क्या बोलेंगे? डी जी वन प्लस डी जी टू क्या होना चाहिए हमारे पास? 0 होना चाहिए, इजंट इट? अब मैं ये कहूँ भाई, ये मानो एक फेज से डी एन मोल, एक फेज से, अच्छा तो भाई अब अगर एक फेज से डी एन मोल ट्रांसफर हो गए, मान लिया फेज 1 का केमिकल पोटेंशियल क्या आपको पता? मोलर फ्री एनर्जी होती है भाई। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है? पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। तो अगर एक फेज ने डी एन मोल दूसरे में ट्रांसफर कर दिए, तो एक मोल का केमिकल पोटेंशियल क्या होता है? म्यू। बोलो भाई, सॉरी, एक मोल की फ्री एनर्जी क्या होती है? म्यू। तो डी एन मोल ही क्या होगी? बोलो भाई, सॉरी, एक मोल क्या है? म्यू। तो इसमें चेंज कितना आएगा बताओ मेरे पास? बोलो भाई, μ1 इंटू भाई एक मोल पहले फेज का आप ये बात मानो कि क्या है केमिकल पोटेंशियल? μ1। दूसरा क्या है? μ2। लेकिन एक फेज से दूसरे फेज में डी एन मोल ट्रांसफर हो गए, तो एक में केमिकल पोटेंशियल चेंज क्या है बताओ भाई? तुम क्या बोलेंगे? तो μ1 इंटू माइनस डी एन, μ1 इंटू माइनस डी एन, और प्लस में क्या हो जाएगा? दूसरे ने वही मोल क्या गेन किए, तो डी एन क्या है हमारे पास? तुम क्या बोलेंगे? μ1 dn इज इक्वल टू μ2 dn, मतलब μ1 इज इक्वल टू μ2। ये भैया आपने मेरे ख्याल से ये भाई सारा डेरिवेशन ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो पोर्शन था ना उसमें दे रखा है, बात आपको पहले पड़ गई। यानी कि भाई μ1 बराबर होना चाहिए μ2 के, किसके लिए? केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए भाई। और P1 P2 क्या होना चाहिए हमारे पास? P1 P2 क्या होना चाहिए? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए। और T1 T2 क्या होना चाहिए आपस में? बराबर किसके लिए भाई? थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए। अब बताओ आप क्या पढ़ते हो? बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ फेज इक्विलिब्रियम। अब देखो भाई, जब आपने थर्मो पढ़ी थी, हालांकि ये थर्मो ही है, ये थर्मो का क्या भाई एक्सटेंशन है, लेकिन जब आपने थर्मो पढ़ी थी तो थर्मो पढ़ने से पहले हम वो भाई टर्म्स नहीं पढ़ते क्या जो हमको इस्तेमाल करनी पड़ती बहुत फ्रीक्वेंटली थर्मो के अंदर? अरे सिस्टम है, सराउंडिंग है, इजंट इट? तो सिमिलरली भाई जब आप क्या पढ़ोगे फेज इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है बात? उनमें एक क्या होता है बताओ? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फेज।
क्या भाई, कि बताओ फेज क्या होता है। ओके, कि फेज हम किसको बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फेज, आपको भी फेज आइडेंटिफाई करना चाहिए। तुम क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द होमोजीनियस फिजिकली डिस्टिंक्ट मैकेनिकली सेपरेबल पोर्शन ऑफ सिस्टम फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे, अरे भाई डिफाइनेबल, सॉरी, सेपरेटेड बाय डिफाइनेबल बाउंड्री सरफेस। तो भाई फेज क्या होता है, किसी सिस्टम का वो पार्ट, किसी सिस्टम का, अरे भाई किसी सिस्टम का वो पार्ट जो कि एक तो क्या है होमोजीनियस, दूसरा क्या है फिजिकली और केमिकली क्या है डिस्टिंक्ट, क्या है फिजिकली और केमिकली क्या है डिस्टिंक्ट, और मैकेनिकली क्या है सेपरेबल। सिस्टम का अगर एक पार्ट बाकी पार्ट से, सिस्टम का एक पार्ट बाकी पार्ट से क्या है भाई बताओ, सिस्टम का एक पार्ट जो कि होमोजीनियस है, क्या है होमोजीनियस, लेकिन बाकी पार्ट से क्या है फिजिकली या केमिकली डिफरेंट है और मैकेनिकली उनसे सेपरेट किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एक फेज बोलते हैं। बात आपको पहले पड़ गई। तो आपको फेज भाई आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई मिक्सचर ऑफ गैसेज है, क्या है मिक्सचर ऑफ, तो एक फेज होता है, क्या होता है, अगर दो गैसेज कंप्लीटली क्या है, दो मिक्सचर ऑफ गैसेज है तो क्या होगा हमारा एक फेज। मिक्सचर ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स, क्या मिक्सिबल लिक्विड्स भाई, अगर दो लिक्विड आपस में पूरी तरह क्या हो गए मिल गए तो वो क्या होगा हमारे पास एक फेज। अगर दो लिक्विड आपस में पूरी तरह मिक्स हो जाए पूरी तरह तो क्या है वो भी क्या है, याद रखियो गैसेज का मिक्सचर तो होता ही क्या है एक फेज, दो गैसेज का मिक्सचर एक फेज, दो लिक्विड्स का मिक्सचर क्या होगा वो एक फेज हो भी सकता है और एक फेज ना भी हो। फॉर एग्जांपल ऑयल और वाटर है तो वो एक फेज नहीं बनेगा कभी भी, क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर बाउंड्री है ना भाई, आपको पता ना। लेकिन भाई अगर आप एल्कोहल को मिला देते हो पानी में, पता हो ना एल्कोहल पानी में मिलाया जाता है ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा पता हो ना आपको, जो रिंद होते हैं, रिंद पता ना रिंद किसको बोलते हैं, शराबी को भाई, जो रिंद होते हैं वो क्या करते हैं वो एक फेज बना के पीते हैं उसका बात आपको पहले पड़ी। तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ भाई दो गैसेस का मिक्सचर क्या होगा हमेशा, अंजलि बेटा दो गैसेस का मिक्सचर क्या होगा, दो या दो से ज्यादा गैसेस का मिक्सचर क्या होगा हमेशा एक फेज। लिक्विड्स का मिक्सचर क्या हो सकता है एक फेज हो भी सकता है और ना भी हो भाई, जैसे ऑयल और वाटर है वो दो फेज रहेंगे। मिसिबल है पूरी तरह क्या है, इमिसिबल लिक्विड्स क्या होंगे डिफरेंट फेज, मिसिबल लिक्विड क्या बनाएंगे एक फेज। अगर तीन लिक्विड भी क्या है पूरी तरह से मिसिबल तो हम क्या बोलेंगे सेम फेज है, नहीं आपको बोलो भाई, तो हम क्या बोलेंगे गैसेस का तो पक्का क्या होता है एक फेज, लिक्विड्स का एक फेज हो भी सकता है और ना भी हो, डिपेंड करता है मिसिबल है कि नहीं है। अब होता है सॉलिड्स, क्या भाई सॉलिड्स, तो सॉलिड्स का मिक्सचर क्या होगा बताओ, सॉलिड्स का मिक्सचर बताओ क्या बताओ भाई, ये क्या होगा हमारे पास दो फेज। अगर आपने दो सॉलिड्स क्या कर दिया आपने अपने, अगर आपने दो सॉलिड्स मिला दिए, मान लिया आपने कैल्शियम कार्बोनेट आपने क्या मिला रखा है, मान लिया आपने कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर है, ठीक है, उसमें आपने नमक का पाउडर मिला दिया, तो आपको तो एक चीज़ लगी बाहर से तो, लेकिन वो क्या है डिफरेंट। तो अगर मिक्सचर किसका है, अगर हमारे पास भाई किसका मिक्सचर है सॉलिड्स का, वो बताओ फिर क्या होगा दो फेजेस। बात आपको पहले पड़ी कि नहीं आपको। और भाई लिक्विड सॉलिड और गैस तो आपस में डिफरेंट फेज होते ही हैं, नहीं आपको है। तो आपसे पूछूं अगर मान लिया भाई अगर मान लिया आपने पानी को उबाल रहे हो, उसके ऊपर पानी की वेपर है, क्या भाई एक प्रेशर कुकर के अंदर पानी है और उस पानी की वेपर है, कितने फेज है वहां पर भाई दो फेज, वहां पर क्या है दो फेज। आपने बर्फ की एक डली पानी में डाल दी भाई, तो पानी भी है वहां पर बर्फ भी है, तो वो क्या है दो फेज, लिक्विड और सॉलिड। बात आपको पहले पड़ी। और माने लिक्विड सॉलिड और वेपर तीनों क्या है इक्विलिब्रियम में। बोलो भैया आगे आप एक चीज पढ़ोगे ट्रिपल पॉइंट है ना, वन फेज सिस्टम में सभी में क्या होता है एक, सभी वन फेज सिस्टम्स में क्या हुआ एक ट्रिपल पॉइंट, उस पर तीनों क्या होते हैं एक, जिसपे तीनों
फेज एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो क्या होगा हमारे पास, और उस पर कितनी फेज होंगी, 3 फेज। क्या होंगी वहाँ पर भाई, नहीं आ गया आपको? तो फेजेस आपको पहचान नहीं आ गए? ओके, उसके बाद क्या होता है भाई, फेजेस के बाद क्या होता है हमारे पास, कंपोनेंट। क्या भाई, कंपोनेंट क्या होते हैं बताओ? तो हम क्या बोलेंगे कि किसी फेज को जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की टर्म्स में, किसी पर्टिकुलर फेज को जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सके, वो क्या होता है उसकी बोलो भाई, किसी फेज के अंदर जितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, किसी फेज के अंदर जितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अरे भाई, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन ए फेज कंप्लीटली, वो क्या होता है उसका, कंपोनेंट्स। नहीं आपको समझाया? फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास भाई बर्फ और पानी है, बर्फ और, तो वहाँ पर कितनी फेज है, बर्फ और पानी है तो 2 फेज होगी ना हमारे पास। तो पता वहाँ पर क्या है, कितने कंपोनेंट है? कंपोनेंट एक ही है, क्योंकि जो पानी हो वो भी किससे डिफाइन होगा, H2O से, बर्फ हो भी किससे भाई, H2O से। तो वहाँ पर क्या है, एक कंपोनेंट, वहाँ पर क्या है, एक कंपोनेंट। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई। लेकिन अगर मान लिया मेरे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का मान लिया डिसोसिएशन है, बताओ ये किस रूट का हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी अरे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। अरे बोलो भाई, तो आप बताओ, यहाँ बताओ कितने कितने फेज है, यहाँ बताओ कितने कंपोनेंट है? यहाँ पर सिर्फ क्या 2 कंपोनेंट्स, यहाँ पर सिर्फ क्या भाई 2 कंपोनेंट्स। कैसे भाई? अरे भाई क्या पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को भाई, हालांकि ये भी क्या सॉलिड और ये भी क्या है सॉलिड, ये भी क्या है सॉलिड और ये भी क्या, बताओ भाई सॉलिड। तो अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे बताओ, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल, अरे भैया एक फेज नहीं क्या, कि कैल्शियम कार्बोनेट एक फेज नहीं क्या? तो एक फेज, इस फेज को आप कितने कंपोनेंट से डिस्क्राइब कर सकते हो? एक कंपोनेंट से। मैं क्या बोलूँ भाई कि 1 मोल क्या कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, जोड़िए वापस, यही तो क्या बन जाएंगे इसके, नहीं आ जाएगा आपको? बोलो भाई। तो हम क्या बोलेंगे, सिमिलरली आप बाकी के लिए इसको प्रूव कर सकते हो, समझे बात? तो कंपोनेंट्स कैसे आएंगे हमारे पास, किसी फेज को डिफाइन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इजंट इट? अरे बताओ भाई। और मैं ये बोलूँ कि ना आप ये बताओ भाई, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला होता तो इसी और भी होता भाई, आपको इसको क्या बोलते हैं याद करना बहुत आसान रहेगा। आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो कि कंपोनेंट्स बताओ कैसे आएंगे हमारे पास। कंपोनेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, S माइनस R S माइनस E माइनस R। तो आप इससे भाई कंपोनेंट निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर S तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, C यहाँ पर क्या नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, S यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, और E यहाँ पर क्या है अरे भाई क्या बोलते हैं, कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यहाँ पर क्या कितनी इक्विलिब्रियम आपने एस्टेब्लिश कर रखी है, E वो है। और R बताओ यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कितनी हो, बोलो भाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटीज कितनी है, ओके। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटीज कितनी है भाई, मान लिया हमारे पास NaCl है, तो जितने N उतने क्या होने सिर होनी चाहिए ना, तो उसको हमने 2 नहीं बोल, इसको हम क्या बोलेंगे, एक यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, नहीं आपको है? अगर 2 साल्ट हुए तो सॉल्यूशन में, तो 2 वहाँ पर क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, नहीं है क्या आपको? तो बताओ भाई इसके अकॉर्डिंग बताओ भाई कितने कंपोनेंट होंगे यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला लगाओ। तो कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग हो रखी है और ये क्या हो रखा है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रखी है, तो हम क्या बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है, 3 है। 3 आ गया ना, माइनस इक्विलिब्रियम कितनी है हमारे पास, 1 है। और भैया आप ये बताओ यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, कोई सॉल्ट तो कोई है ही नहीं भाई, कोई आयन आपको यहाँ पर नजर आ रही है क्या? तो हम क्या बोलेंगे इसको 0। अरे बोलो भाई, तो 3 - 1 - 0 क्या है मेरे पास, तो हम क्या बोलेंगे, क्या ये 2 कंपोनेंट सिस्टम, नहीं है? यानी इसके हर एक फेज को 2 कंपोनेंट्स की टर्म में डिस्क्राइब किया जा सकता है। क्या देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड टूट जाता, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता,
और क्या बनाता है सॉल्यूशन, माने सॉल्यूशन की बात होती है तो ये बनाता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड कार्बोनेट 2 नेगेटिव बनाता ना। तो एक वहाँ है, यहाँ पर क्या होती है फर्दर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी होती है। अभी यहाँ पर कोई आयन तो कोई है ही नहीं सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं होएगी। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सोडियम सल्फेट, क्या बोलिए बोलो भाई, इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं एक सोडियम सल्फेट। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ भाई सोडियम सल्फेट या NaCl वाला ले लेते हैं। एक सेकंड, आपने बताना है इसमें कितने, अच्छा तो मान सोडियम सल्फेट वाटर सिस्टम हमारे पास क्या है Na2SO4 प्लस Na2SO4 तो प्लस हमारे पास क्या है बोलो भाई Na2SO4 H2O Na2SO4 H2O। ये बताओ आपने क्या करना भाई, इसको आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। बताओ यहाँ पर भाई इसमें ये कितने कंपोनेंट सिस्टम है, आपने क्या बताना भाई ये कितने कंपोनेंट सिस्टम, बताओ कैसे बताएंगे। अब बताओ भाई क्या Na2SO4 टूटेगा, क्या Na2SO4 क्या होगा भाई डिसोसिएशन होगा ना, सॉल्ट है ये, तो क्या बनेगा हमारे पास ये 2Na प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव प्लस भाई वाटर भी तो टूटेगा हमारे पास, ठीक है टूटेगा H प्लस और OH नेगेटिव। तो बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या है स्पीशीज, और इक्विलिब्रियम कितनी बनी हमारे पास यहाँ पर 2, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है एक, तो इन दोनों की बनेगी, इन दोनों का नंबर क्या होना चाहिए बराबर, और एक इन दोनों कितने हमारे पास 2, क्या की मेरे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तुम क्या बोलेंगे 6 - 4 2, यानी ये क्या है हमारे पास 2 कंपोनेंट सिस्टम। बात आपको पहले पड़ गई भाई, नहीं भाई जितनी इलेक्ट्रिक, अगर मान लिया आपने एक्सेस में क्या डाल रखा है, लेकिन 2 मोल किसके आप किसी कह रहे हो, हाँ तब भी होती है, मतलब आप एक आयन एक्स्ट्रा और डालते तो बात अलग थी, जब तक बराबर तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। अच्छा बताओ अब आपने भाई फेज आपको मालूम पड़ गया, कंपोनेंट आपको मालूम पड़ गया, अब एक होता है यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको मैं आपको बताऊं F से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है कि किसी, जब कोई सिस्टम किस में हो फिजिकल इक्विलिब्रियम में, जब कोई सिस्टम किस में हो फिजिकल इक्विलिब्रियम में, तो उसकी स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कितने वेरिएबल्स आपको बताने पड़ेंगे। एक तो डेफिनेशन इसकी भी क्या होती है बोलो भाई, एक तो डेफिनेशन इसकी क्या होती है कि किसी इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम है, समझे बात, तो उसकी किसी स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कितने वेरिएबल्स बताने, एक तो सिस्टम खुद डिस्क्राइब कर देगा अपने कुछ वेरिएबल्स को, भाई कुछ वेरिएबल्स को टेम्परेचर प्रेशर और कंपोजिशन, कौन से ये 3, टेम्परेचर प्रेशर और कंपोजिशन, ठीक है बात। तो टेम्परेचर प्रेशर और कंपोजिशन में से आपको कितने बताने पड़ेंगे, जितने आपको बताने पड़े उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो क्या होता है उसका डिग्री ऑफ, मतलब जो आपको फिक्स करने पड़ेंगे, नहीं बात आपको पहले पड़ी, जितने आपने फिक्स करने पड़ेंगे वो क्या होगा हमारे पास भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारे पास पानी है लेकिन सारा वेपर फेज में, क्या हमारे पास वही पानी, हमारे पास पानी वेपर फेज में है, इजंट इट। मान लिया आपके पास 400 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास वाटर वेपर है, 400 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास क्या भाई वाटर वेपर है, इजंट इट, नहीं बल्कि आप मानो भाई आपके पास वाटर वेपर है, आपके पास क्या वाटर वेपर, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, अगर जो ये भाई हमारे पास वाटर वेपर है, इसके अंदर आपने क्या क्या डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो उसमें 3 चीजें हैं, प्रेशर कंपोजिशन, सॉरी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम और, क्योंकि 1 कंपोनेंट सिस्टम में तो कंपोजिशन मुझे क्या आ जाएगा
वॉल्यूम उसका स्थान ले लेगी। तो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। तो आपने क्या बताना पड़ेगा सिस्टम के बारे में? अगर आपने सिस्टम को पूरी तरह डिस्क्राइब करना है, सिर्फ दो चीज़ें, टेम्परेचर और प्रेशर। वॉल्यूम आपको बताने की जरूरत, वॉल्यूम सिस्टम अपने आप बता दिया फिर कितनी वॉल्यूम उसकी, क्योंकि आपको पता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आरटी होता होगा। पीवी क्या होता है? आरटी। तो आपने सिर्फ क्या बताना पड़ेगा बताओ भाई? प्रेशर और टेम्परेचर। वॉल्यूम उसकी अपने आप क्या हो जाएगी, फिर फिक्स हो जाएगी। वॉल्यूम आपको डिस्क्राइब, आपको वॉल्यूम फिक्स करने की जरूरत नहीं है। नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई, वॉल्यूम आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं, वॉल्यूम उसके अपने आप क्या है, डिफाइंड। तो यहां पर कितने वेरिएबल्स आपको, या आपने क्या बताना पड़ेगा, प्रेशर और टेम्परेचर या प्रेशर और वॉल्यूम। तो टी आपको पता क्या है, तो आपने सिर्फ क्या डिफाइन करना पड़ेगा, दो ही पैरामीटर ना भाई, आपने दो पैरामीटर आपने बताने पड़ेंगे कि टी इतना और पी इतना। समझ गए बात? वॉल्यूम सिस्टम अपने आप कह दिया भाई मेरी इतनी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ने अपने आप फिक्स कर लिया ना। बोलो भाई, तो किसी स्टेट को बताने के लिए आपने कितने वेरिएबल बताने पड़ते हैं, वो क्या होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझे बात? जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मान लिया पानी है, लेकिन पानी वही मानो उसकी सॉलिड, लिक्विड और वाटर, सॉरी वेपर, तीनों फेज क्या है, इक्विलिब्रियम में। पानी की तीनों फेज क्या है, इक्विलिब्रियम में, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। तो उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। समझे बात? तो वहां पर आप कुछ भी आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, पानी अपने आप बता रहा है भाई, ठीक है, कि उसकी वेपर फेज, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज। अगर मैं ये कह दूं कि एक टेम्परेचर है, मैं ये कह दूं कि भाई पानी की तीनों फेज क्या है, जैसे मैं ये कह दूं भाई, मैं कह दूं इतने वॉल्यूम की गैस है, मैं क्या बोलूं भाई, इतने वॉल्यूम की क्या है, गैस, इतने वॉल्यूम की क्या है, वाटर वेपर है। तो आपने क्या बताना पड़ेगा कि उस वॉल्यूम को फुलफिल करने वाले आपने क्या बताने पड़ेंगे कि ये टेम्परेचर और ये प्रेशर। अरे भाई चेंज कर सकते हो अभी, या बदल सकते हो भाई। तो आप ज़्यादा प्रेशर या कम टेम्परेचर से भी वही वॉल्यूम बना सकते हो, या कम टेम्परेचर से और ज़्यादा वॉल्यूम से भी। अरे भाई वी क्या है हमारे पास, आर टी बाई पी नहीं आया क्या? तो मैं कह दूँ भाई इतनी वॉल्यूम है, मैंने वॉल्यूम बता दी। ओके, तो आप क्या बता सकते हो, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। अरे भाई कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर या और एक पर्टिकुलर प्रेशर, ताकि ये रिजल्ट क्या आ जाए, वी के बराबर। फिर आप क्या कर सकते हो कि टी बढ़ा दो और पी घटा दो, तब भी तो ये आ जाएगा। तो आप दो चीज़ें बदल बदल के वही वॉल्यूम, वही स्टेट क्रिएट नहीं कर सकते क्या? अरे बोलो भाई। लेकिन मैं ये कह दूं कि पानी की सिर्फ वेपर नहीं है, मैं कह दूं पानी वही कि तीनों फेज आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में, तीनों फेज क्या है। तो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, यहाँ पर तो भाई पानी की ये वॉल्यूम बताने के लिए टी और पी के अलग अलग सेट पॉसिबल है। तो यहाँ पर दो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन मैं कह दूं कि पानी की तीनों फेज आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या होती है, एक ही वैल्यू होती है जिन पे बात पॉसिबल होती है, यानी कि आप उनको बदल नहीं सकते भाई। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ही क्या होता है, तीनों फेज एग्जिस्ट करती है। यानी आपको उसमें कोई जोर नहीं, आप ही नहीं कह सकते कि मैं तीनों फेज इक्विलिब्रियम बना सकता हूँ टेम्परेचर बदल के ना। टेम्परेचर जो है वो है, एक खास टी और एक खास टी और एक खास पी पे क्या होता है, तीनों फेज क्या करती हैं, इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करती हैं। उनमें आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, और को आप उनको चेंज करके वही स्टेट क्रिएट नहीं कर सकते। तो क्या वहाँ पर क्या है, जीरो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है वहाँ पर भाई। एक इसकी एक अल्टरनेट डेफिनेशन ये होती है, ये आपको ज़्यादा बेटर पल्ले पड़ेगी भाई। एक अल्टरनेट डेफिनेशन ये होती है कि कोई सिस्टम किसी पर्टिकुलर स्टेट में है, कोई सिस्टम किसी पर्टिकुलर स्टेट में है, तो उस स्टेट में जितने नंबर ऑफ फेज हैं, उस स्टेट में जितने नंबर ऑफ फेज हैं, तो कोई आपसे पूछ ले कि बताओ भाई किसी सिस्टम की कोई पर्टिकुलर स्टेट है और उस स्टेट में क्या नंबर ऑफ फेजेस, बोलो भाई। तो नंबर ऑफ फेजेस को डिस्टर्ब किए बिना, क्या नंबर ऑफ फेजेस एट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किए बिना
आप कितने पैरामीटर चेंज कर सकते हो, समझे बात? अरे भाई जो उसकी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, जो उसकी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, उसको बिना चेंज किए आप कितने पैरामीटर्स चेंज कर सकते हो? जितने पैरामीटर आप चेंज कर सकते हो वही क्या उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे भाई वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है, क्या होता है वाटर का? वहां पर तीनों फेज क्या होती हैं? वहां पर तीनों फेज क्या होती हैं? इक्विलिब्रियम पे 3 फेज वहां पर एग्जिस्ट करती हैं। वहां पर पानी भी होता है, क्या भाई? वहां पर आइस भी होती है और क्या होता है? वेपर भी होती है। लेकिन आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। आपने हल्का क्या, आप कहोगे भाई हल्का क्या बढ़ा दिया टेम्परेचर, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाते क्या हो जाएगा? ट्रिपल, मतलब जो तीनों फेज एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी, कोई एक फेज वहां से क्या हो जाएगी? डिसअपियर। नहीं समझे बात? इसका मतलब क्या है? अगर भाई तीनों फेज इक्विलिब्रियम पे हैं पानी की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो आप कोई भी वेरिएबल आप टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर में से एक भी चीज चेंज नहीं कर सकते। एक भी आपने चेंज की ना तो तीनों फेज नहीं रहेंगी, और तीनों में से कोई एक नहीं रहेगी या दो नहीं रहेंगी। मतलब ऐसा होगा कि कोई ना कोई क्या हो जाए, कोई ना कोई फेज वहां से क्या हो जाएगी? डिसअपियर। नहीं बात आपको पल्ले पड़ी? तो क्या पक्की बात यहाँ पर? 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर क्या है? नहीं आपको है क्या भाई? इसको हम क्या बोलेंगे? 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यार आपको समझिए, तो आपने भी देखना है कि इक्विलिब्रियम पे जितनी फेज होती है उनको बिना डिस्टर्ब किए आप कितने पैरामीटर चेंज कर सकते हो। नहीं आ गया आपको? जितनी फेजेस हैं उनको बिना चेंज, नंबर ऑफ फेजेस चेंज किए बिना, मतलब आप कोई पैरामीटर चेंज भी करते रहो और नंबर ऑफ फेजेस ना बदले, तो हम क्या बोलेंगे? जितने पैरामीटर चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, फिर आप उसको देखो भाई, जैसे मान लिया हमारे पास कोई गैस फेज है, अरे सिर्फ क्या भाई? सिर्फ वेपर फेज है, तो आप वहां पर टेम्परेचर बढ़ा सकते हो क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से भाई नंबर ऑफ फेज बदल जाएंगे क्या भाई? 500 डिग्री सेल्सियस पे वेपर है, 501 करने पर क्या होगा? एक फेज रहेगा ना, नहीं समझे बात? या प्रेशर लगाने पर भाई 500, अरे भाई थोड़ा प्रेशर बढ़ा दिया तब भी क्या रहेगा? वेपर का वो। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो कितने पैरामीटर आप चेंज कर सकते हो बिना उनको बदले? 2 पैरामीटर। क्या भाई? आप 2 पैरामीटर चेंज कर सकते हो बिना, तो वहां पर क्या बोले? कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इजंट इट? बात आपको पहले पड़ गई? तो हम क्या बोलेंगे बताइए? हम क्या बोलेंगे? तो क्या होता है बताओ भाई? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, बोलो भाई, इंडिपेंडेंटली चेंजेबल पैरामीटर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड, बोलो भाई, फेज कंपोजिशन दैट मस्ट बी आर्बिट्रेरली गिवन इन ऑर्डर टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट सिस्टम्स स्टेट। भाई अगर टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो अगर सिंपली गैस फेज है तो आपने दो तो आपने बताने पड़े कम से कम। तो वहाँ पर 2 क्या है? तो इसकी 2 डेफिनेशन होती है। कौन सी होगी आपके पास? एक तो कौन सी डेफिनेशन होगी बताओ? कि किसी सिस्टम की स्टेट को बताने के लिए, किसी सिस्टम की स्टेट को बताने के लिए कितने इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स आपको बताने पड़ेंगे, सिस्टम को नहीं, आपने कितने डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। सिस्टम का मेरी ये वॉल्यूम है, तो आपने बताना पड़ेगा ना भाई, ये टेम्परेचर और ये क्या हो सकता है? प्रेशर, इनसे ये वॉल्यूम बन सकती है। नहीं आपको आया? लेकिन आप टेम्परेचर और प्रेशर आप बदल सकते हो। टेम्परेचर प्रेशर के अलग अलग सेट क्या करेंगे? वही वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकते क्या? तो यहाँ पर कितनी डिग्री फ्रीडम है? 2। नहीं है क्या आपको? या हम क्या बोलेंगे भाई बताओ? कि इक्विलिब्रियम पे जितनी फेजेस हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए हम जितने पैरामीटर चेंज कर सकते हैं वो क्या है? डिग्री फ्रीडम। फॉर एग्जांपल ट्रिपल पॉइंट पे आप एक भी पैरामीटर चेंज नहीं कर सकते। आपने एक भी चेंज किया ना, एक खास टेम्परेचर और एक खास प्रेशर पे क्या होता है? पानी का ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहाँ पर तीनों फेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपने टेम्परेचर बदला हल्का, 3 फेज में से कोई एक फेज क्या हो जाएगी? डिसअपियर। आपने प्रेशर बदला हल्का, 3 फेज में कोई एक फेज क्या हो जाएगी? डिसअपियर। बात आपको पहले पड़ी भाई?
कि नहीं आपको? अब बताओ क्या हमारे पास, और लास्ट में क्या हमारे पास भाई, इक्विलिब्रियम। क्या हमारे पास भाई? इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं भाई इक्विलिब्रियम क्या होती है। भाई देखो इक्विलिब्रियम क्या होगी, जब उसके हम क्या बोलेंगे, कोई सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम पे है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे, जब वो 3 कंडीशन फुलफिल करता हो। कौन कौन सी? थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यानी चेंज इन केमिकल पोटेंशियल क्या हो? 0, चेंज इन प्रेशर क्या हो? अरे भाई 0, P1 P2 क्या हो बराबर, T1 T2 क्या हो बराबर, और μ1 μ2 क्या हो बराबर। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था भाई। ठीक है, अब आप ये बताओ कि इक्विलिब्रियम 2 तरह की होती है। एक होती है हमारे पास ट्रू इक्विलिब्रियम, एक होती है मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी? ट्रू एंड मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको भाई ट्रू इक्विलिब्रियम क्या होती है, अगर किसी इक्विलिब्रियम को किसी भी साइड से अटेन किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रू इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया हमारे पास बर्फ है, हमारे पास 0 डिग्री पे बर्फ है, सॉरी हमारे पास 0 डिग्री पे क्या है? पानी या बर्फ। भैया अरे दोनों क्या होंगे, नहीं समझे बात? तो 0 डिग्री पे वाटर, 0 डिग्री पे वाटर, 0 डिग्री पे वाटर, इसको आप किसी भी साइड से अटेन कर सकते हो। क्या 0 डिग्री पे पानी मेल्ट नहीं होता क्या? फ्रीज भी तो होता है। तो हम क्या बोलेंगे, हमको पता 0 डिग्री पे कौन सी इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट करती है? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया। भाई 0 डिग्री पे कौन सी इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट करती है? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया। तो इसको आप किसी भी साइड से अटेन कर सकते हो। आप एक काम करो, आप -5 डिग्री सेल्सियस की बर्फ लेकर उसे गर्म कर दो 0 तक, तब भी क्या आ जाएंगे? बर्फ और पानी आ जाएंगे भाई। या आप 5 डिग्री सेल्सियस क्या लेके पानी उसे ठंडा कर दो, तब क्या हो जाएगा हमारे पास? या तो आप -5 डिग्री सेल्सियस की बर्फ लेके उसे गर्म कर दो, तब भी क्या बन जाएगा हमारे पास? पानी बनना शुरू हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। या आप +5 डिग्री सेल्सियस पे क्या लेके पानी लेके उसे ठंडा कर दो, तो बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या बोलो भाई? आप +5 डिग्री सेल्सियस पानी लेके उसे ठंडा कर दो, तो 0 डिग्री पे बर्फ बननी शुरू हो जाएगी। तो वाटर और बर्फ क्या हो जाएंगे आपस में? इक्विलिब्रियम में, इजंट इट? तुम क्या बोलेंगे? तुम क्या बोलेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी की इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट करती है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया, वो क्या है? एक ट्रू इक्विलिब्रियम। उसको दोनों साइड से अटेन किया जा सकता है, इजंट इट? लेकिन एक होती है हमारे पास मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम या मेटास्टेबल स्टेट। क्या? मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम या मेटास्टेबल स्टेट। भाई इसके अरे भाई मेटा स्टेट ऑफ सिस्टम एट मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है? मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, ये इनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन से आप हासिल कर सकते हो, इनको दोनों डायरेक्शन से हासिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस का वाटर, वाटर भाई लिक्विड, ठीक है बात? तो आप इसको बर्फ की साइड से हासिल नहीं कर सकते। क्यों भाई? बताओ, आप कहोगे -2 पे प्योर पानी कैसे होएगा? भाई -2 पे प्योर पानी हासिल किया जा सकता है, नहीं समझे बात? हालांकि हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पानी को कैसे एग्जिस्ट करना चाहिए, एज आइस, पता होगा ना आपको। लेकिन अगर पानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाए और पानी रह जाए तो हम क्या बोलेंगे इसको? मेटास्टेबल स्टेट। इसे हम क्या बोलेंगे? मेटास्टेबल स्टेट। और इसको कैसे हासिल करते हैं? इसको आप बर्फ से हासिल नहीं कर सकते। आप -5 डिग्री सेल्सियस, आप -5 डिग्री सेल्सियस की बर्फ लेके उसे गर्म करके आप क्या नहीं बना सकते? -2 का पानी उसका तैयार नहीं कर सकते भाई। आप -5 डिग्री सेल्सियस का आइस लेके और उसे गर्म करके कैसे भी आप क्या तैयार नहीं कर सकते? -2 डिग्री सेल्सियस का वाटर। यानी कि ये इस साइड से टेन नहीं होती ना, आइस की साइड से उसको मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन आप 5 डिग्री सेल्सियस का पानी लेके उसका आप क्या बना सकते हो? -2 डिग्री सेल्सियस का पानी। आपको कैसे कैसे? ये ऐसे भाई, अगर आपने 5 डिग्री सेल्सियस के पानी को
हल्के हल्के ठंडा किया तो 0 पे क्या बन जाएगा, वो आइस बन जाएगा। अगर आपने 5 डिग्री सेल्सियस का पानी लेके उसको हल्का हल्का ठंडा किया तो 0 पे क्या हो जाएगा, वो आइस बन जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपने उसको बहुत रैपिडली कूल कर दिया, क्या बहुत आपने उसको भाई रैपिडली कूल कर दिया, तो पता क्या हो जाएगा, पानी को इतना समय नहीं मिलेगा कि वो खुद को रीअरेंज करके क्या बना ले, आइस बना ले। और पता क्या हो जाएगा, अगर बहुत रैपिड कूलिंग कर दी, बहुत कम समय में आपने उसको कूल कर दिया, तो पता क्या हो जाएगा, वो 5 डिग्री सेल्सियस का पानी -2 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, लेकिन रहेगा क्या, वो पानी ही। तो ये क्या है, तो उसको बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। मतलब जिस कंडीशन पे जो स्टेट स्टेबल होनी चाहिए वो स्टेट स्टेबल ना होके कोई और स्टेट क्या हो, स्टेबल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या ये मेटास्टेबल स्टेट। नहीं आएगा आपको, और बोलो भाई, और उसके ऊपर जो क्या होगी, इक्विलिब्रियम, उसे हम क्या बोलेंगे, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप ये बताओ भाई, तो इसको आप आइस की साइड से आप इसको हासिल नहीं कर सकते ना, इसे सिर्फ भाई कैसे हासिल कर सकते हैं हम, वाटर साइड से, बहुत रैपिड। तो ये क्या है हमारे पास, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। नहीं है आपको, और मैं आपको बताऊं भाई, ये आपको आगे आपने पढ़ा होगा ना, आजकल जो ये माइक्रोवेव ओवन होते हैं, माइक्रोवेव ओवन, आजकल तो इनके अंदर जो रेडिएशन होती है उसके ऊपर लिमिट आती है, इंटेंसिटी के ऊपर। लेकिन जब स्टार्टिंग में माइक्रोवेव ओवन आए थे ना, तो इनसे काफ़ी लोग मरे थे। पता आपको इस चीज़ का, जब शुरुआत में माइक्रोवेव ओवन डिस्कवर हुए थे तो इनसे काफ़ी मौतें हुई थी। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि आपको पता माइक्रोवेव ओवन में हम उसके ऊपर क्या डालते हैं, रेडिएशन। एक होती है एक्सटर्नल हीटिंग, एक होती है इंटरनल हीटिंग, समझिए बात। तो जब आप बाहर से उसको हीट करते हो तो क्या होती है, एक्सटर्नल हीटिंग। जब आप उसको भाई अंदर से हीट करते हो, जैसे पानी, जैसे आपने भाई आलू आपने कहाँ रख दिए, आग में रख दिए, तो भाई भुन जाएंगे ना थोड़ी देर बाद भाई, तो वो क्या है, एक्सटर्नल हीटिंग। क्योंकि आप आलू को तोड़ते हो तो अंदर वो क्या होता है, कच्चा मिल सकता है, वो एक्सटर्नल हीटिंग होती है। पता होगा ना आपको इस चीज़ का। एक होती है इंटरनल हीटिंग। इंटरनल हीटिंग क्या होती है, यहाँ पर आप उसको भाई अंदर से एक साथ गर्म करते हो भाई। जैसे कि आप अगर मान लिया आलू आपने कहाँ रख दिए, माइक्रोवेव ओवन में, तो वहाँ पर उसके ऊपर क्या गिरेंगे, रेडिएशन। और रेडिएशन से क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, रोटेशनली एक्साइट हो जाएंगे। जब वापस क्या होते हैं, वो डी एक्साइट, तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी वो किस में एमिट करते हैं, हीट की फॉर्म में, और वो चीज़ उबल जाती है। पता होगा ना आपको इस चीज़ का। अब दिक्कत क्या होती है इससे, जब शुरुआत में भाई, लेकिन तो माइक्रोवेव ओवन बहुत स्पीड से हीट करते हैं। तो शुरुआत में जब माइक्रोवेव ओवन आए थे तो उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं थी कि उनको इससे ज़्यादा, उनको भाई क्या बोलते हैं, ना यूज़ करनी पड़े इंटेंसिटी, तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी इस्तेमाल किया करते। तो मान लिया किसी ने मान लिया भाई क्या बनाना है, कॉफ़ी बनानी है, तो उसने पानी कहाँ रख दिया, मान लिया ओवन में गर्म होने के लिए। लेकिन भाई वहाँ पर अगर मान लिया बहुत हाई इंटेंसिटी की क्या है, माइक्रोवेव्स, तो क्या होगा, तो वो पानी का टेम्परेचर भाई जाना कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। भाई आपको पता है पानी का तापमान कभी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं पहुंचता ना, क्योंकि उससे ऊपर क्या होगा, वो उबल के भाई ऊपर जाता रहेगा। पता होगा ना आपको, वो भाई इवेपोरेट होके क्या होगा, पानी को आप 100 डिग्री सेल्सियस से गर्म, आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते। स्टीम को आप और गर्म कर सकते हो, लेकिन पानी उससे गर्म नहीं होएगा, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो मान ले किसी ने भाई, क्योंकि एक्स्ट्रा जो हीट होती है, एक बार पानी उबलने लग गया तो आप एक्स्ट्रा हीट दे रहे हो ना, वो पानी का टेम्परेचर बढ़ाएगी नहीं, वो पानी को उड़ाने में खर्च होने लगती है। पता होगा ना आपको इस चीज़ का। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर आपने माइक्रोवेव ओवन ले लिया, समझे बात, तो वहाँ पर उन माइक्रोवेव्स की वजह से पानी, आप मान लिया पानी का टेम्परेचर क्या पहुँच गया, 100, अरे भाई मान लिया पानी आपने रखा वहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो कितना पहुँच गया, 250 डिग्री सेल्सियस। अब 100 पे कायदे से उसको 100 पे क्या बन जाना चाहिए था, स्टीम। लेकिन क्योंकि बहुत रैपिड कूलिंग की है, बहुत रैपिड हीटिंग की है, तो पानी का टेम्परेचर क्या पहुंच गया, 250 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वो भी क्या है, पानी ही है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये मेटास्टेबल स्टेट में, कहाँ पर ये। और मैं आपको बताऊँ, मेटास्टेबल स्टेट बहुत ज़्यादा क्या होती है, अनस्टेबल। इनको हल्की ही डिस्टर्बेंस करती क्या होगी ये, बोलो भाई, ख़त्म हो जाएंगी, नहीं समझे बात। तो अगर मान लिया, जैसे अगर मान लिया पानी आपने 0 डिग्री सेल्सियस से कम पहुंचा रखा है और पानी ही है, तो उसमें अगर मैंने चौक फेंक दिया ना हल्की, वहाँ पर क्या होगी डिस्टर्बेंस, तो सारा पानी एकदम से क्या बन जाएगा, बर्फ।
इमेजिन करो भाई, कोई आदमी तालाब में तैर रहा है और वो डुबकी मार जाए और एकदम से पानी का टेम्परेचर क्या पहुंच जाए, 0 डिग्री सेल्सियस से कम पहुंच जाए, तो पंगा हो गया भाई। वो इंसान हाथ मारेगा तो डिस्टर्बेंस होगी, एकदम से सारा पानी क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा भाई, वो उसी में जिंदा दफन हो जाएगा। और अगर वो हाथ पैर ना चलाए तो हाइपोथर्मिया से मरेगा। अरे भाई टेम्परेचर कम हो जाए बॉडी का, बात आपको पहले पड़ रही है। तो सिमिलरली भाई, क्योंकि आप मेटास्टेबल स्टेट्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो सिमिलरली अगर मान लिया पानी का टेम्परेचर पहुंच रखा है 250 डिग्री सेल्सियस और वो है क्या, लिक्विड ही है, तो अगर किसी ने जैसे जैसे उसने वो चम्मच डालेगा, अरे घुमाने के लिए, किसमें क्या में डालें, कॉफ़ी वगैरह, तो एकदम से डिस्टर्बेंस क्या होगा, वो पानी अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं आना चाहिए क्या, तो एकदम से क्या होगा, वो 250 डिग्री सेल्सियस का पानी क्या बनाना चाहेगा, स्टीम। लेकिन वो स्टीम एकदम से बनेगी, सारा पानी जब एकदम से क्या बनाएगा, स्टीम, तो ब्लास्ट नहीं होएगा और वो भाई कप क्या बन जाए, एक तरह से बॉम्ब की शक्ल ले लेगा। इजंट इट, बात आपको पहले पड़ गई। तो मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं आ गया आपको। अच्छा बताओ भाई, ए मिक्सचर ऑफ 3 गैसेज दैट डू नॉट रिएक्ट, एक मिक्सचर हो गया 3 गैसेज का जो आपस में रिएक्ट नहीं करता, बताओ यहाँ पर कितने फेज होंगे, बोलो भाई। 3 गैसेज हैं, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, नन। 1 फेज भाई, अरे ये काट दो इसको, क्या आएगा हमारे पास, मैंने आपको बताया था ना मिक्सचर ऑफ गैसेज क्या होता है, 1 फेज। इजंट इट। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।